जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस वीडियो सीरीज में हमने सबसे पहले वीडियो में तो ये देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य ही उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए एक बार उस वीडियो को अवश्य देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आज बेटा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस जो विधि है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, जिसे इंग्लिश में बाय एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, उस विधि के द्वारा हल करना सीखेंगे। तो आइए देखिए, आज बेटा हम सीखने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। इस विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बहुत आसान होता है और ज़्यादातर केसेज में हम यही विधि को अपनाते भी हैं। अगर फरमाइश नहीं किया हुआ है प्रश्न कि किस विधि से हल करना है, तो हमारा प्रथम चॉइस जो है वह लुप्तीकरण या विलोपन विधि होता है। ठीक है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि बहुत ही फेमस विधि है और ये बहुत आसान भी है, तो इसको एकदम ध्यान से हमें सीखना है। ठीक है, ये किस पे लागू होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे। ठीक है, तो जैसा कि बेटा इसका नाम में ही छिपा हुआ है लुप्तीकरण या विलोपन, तो हिंदी में बताइए लुप्तीकरण। लुप्त करना यानी छिपाना। लुप्त करने का मतलब क्या होता है कि छिपा लेना, और विलोप का भी मतलब क्या होता है? छिपाना होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो अपने पास दिए हुए रहते हैं ना, उसमें से किसी एक चर को लुप्त करना ही इस पे मेन सिद्धांत है। यानी इसका एक ही सिद्धांत है कि जो चर राशि है उसमें से कोई एक चर राशि को विलुप्त कर दीजिए या लुप्त कर दीजिए, और लुप्त करके फिर उसे हल कीजिए। इसीलिए इसे लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल किया जाता है। लेकिन उससे पहले बेटा हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन विधि क्या होता है। देखिए बेटा, अपने पास समीकरण है 3x + 4y = 10। दो चर हैं यहाँ भी और ये एक घातीय है। दो चर में एक घातीय समीकरण है, और एक और समीकरण है 2x - 2y = 2। ठीक है, तो दो समीकरण अपने पास दिए हुए हैं। इन समीकरण का हल ज्ञात करना है और विधि कौन सा अपनाना है? विलोपन विधि अपनाना है। देखिए ध्यान दीजिए, अपनाना है हमें विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, इसके लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं। 3x + 4y = 10। ठीक है, ये क्या है? समीकरण 1। नाम दे दिए हम कि ये समीकरण 1 है। ठीक है, इस पे नाम दे दिए कि ये समीकरण 1 है। समझ रहे हैं बात? और फिर दूसरा भी समीकरण हम उतार लेंगे। ये है अपना 2x - 2y = 2। ये समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो समीकरण दिए हुए हैं उसमें से किसी एक समीकरण को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और जो दूसरा समीकरण बचा उसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर इसी को समीकरण 1 देना है या इसको देना है। नहीं बेटा, कोई भी आप किसी को भी अपने मन से समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि इसका नाम में छिपा हुआ है कि विलोप, विलोप यानी लुप्त कर देना है इसको, तो जो दो चर में समीकरण दिया हुआ है ना, आपको किसी तरह से एक चर को लुप्त करना है। ठीक है, यानी हटा देना है। उसके लिए बेटा सबसे पहला प्रोसेस है कि या तो दोनों समीकरण में x के जो गुणांक हैं उनको बराबर करें, या y वाले जो गुणांक हैं उनको बराबर करें। साफ साफ शब्दों में अगर हम बोलें तो दोनों में जो x के पद हैं उनको बराबर करना होता है, या y के पद को बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा x = 3 है और यहाँ 2 है। अगर हम x बराबर करना चाहें तो इस समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 दूनी 6 होगा। तो अगर x बराबर करना चाहें तो इसमें 3 से, इसमें 2 से और इसमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम y बराबर करना चाहें, वो हमारी आज़ादी है, हमें जो पसंद है वो हम कर सकते हैं। या तो x की पद को बराबर करेंगे या y की पदों को। तो यदि बेटा हम y बराबर करना चाहें तो जानते हैं इसमें यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इसमें केवल 2 से गुना कर देंगे ना तो ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? यानी जब हम x बराबर करने जा रहे हैं तो हमें दोनों समीकरण में गुना करने पड़ रहा है।
लेकिन जब हम y बराबर करने जा रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रश्न में, तो केवल समीकरण 2 में हम गुणा कर रहे हैं तो बराबर हो जा रही है। तो आप बतलाइए आप क्या चाहिएगा, दोनों समीकरण में गुणा करना या केवल एक समीकरण में गुणा करना। तो ऐसे तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा होगा कि केवल एक ही में गुणा करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बराबर करने वाले हैं y के मान को। तो y के मान बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, यानी बेटा इसमें ना 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो इसके जितने भी पद हैं उन सभी में 2 से गुणा करना है। ऐसा नहीं खाली आप यहाँ पे कर दीजिएगा, जितने भी इसमें पद हैं उन सभी में 2 से हमें गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y अब बराबर 2 दूनी 4। समझ पा रहे हैं बात। अब देखिए जो समीकरण 1 था वहाँ भी 4y है और यहाँ भी 4y है, तो y तो बराबर है ना अपना। अब हम क्या करेंगे बेटा कि हम ये हमारा समीकरण 2 ही है, गुणा करने से वो समीकरण 3 और 4 थोड़ी हो जाएगा, ये समीकरण 2 ही है। अब लिखेंगे बेटा कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, देखिए या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जब चिन्ह बराबर हो ना तब घटाएंगे, और जब चिन्ह पहले से ही विपरीत हो तब हम केवल जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान देना है। तो आप बराबर किसको किए हैं, y को किए हैं ना। तो y के जो पद है ना उसका चिन्ह देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये तो ऐसे ही जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। तब हमें यहाँ क्या लिखना होता है कि गुणा कर समीकरण, यहीं पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर, आसान रहेगा ऐसे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 2 था और समीकरण 1 इसके सामने उतार लेते हैं और इनको बेटा जोड़ना है। ये समीकरण 1 था ना, अब इसको आप जोड़िए, समझ रहे हैं बात। तो जब जोड़िएगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो 4y है प्लस माइनस में और यहाँ प्लस में, ये तो कैंसिल हो रहा है अपना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ 4x और ये 3x जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7x। अब बराबर इन्हें देखिए 10 और 4 कितना होगा, 14। समझ में आ रही बात। अब इसीलिए ना इसका नाम विलोपन पड़ा, क्योंकि जैसे ही आप इनके पदों को बराबर किए और कैंसिल कर दिए तो अब देखिए एक चर में आ गया है। जो प्रश्न था वो 2 चरों में था, लेकिन अब यहाँ पर एक चर में है। यानी हमने क्या किया कि किसी एक चर के दोनों समीकरण के पद को बराबर करके उनको विलुप्त कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है विलोपन विधि, ठीक है। तब यहाँ से बेटा यदि हम x निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 14, आई 7 गुना में है तो बटा में आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा बेटा, 2। तो x का मान तो अपना आ गया है 2। समझ रहे हैं बात। तो हमें x और y का मान निकालना था, जिसमें से हम x निकाल लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो x के मान आया इसे हम अपनी मर्जी अनुसार चाहे तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम समीकरण 1 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर कितना आया है, 2, x बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 में रखे हैं ना, तो समीकरण 1 आप पूरी तरह से पहले उतार लीजिएगा, यानी 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10। समीकरण 1 उतार लिए और इसमें जहां x है वह x के स्थान पर कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो देखिए 3x के स्थान पर 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6 होता है बेटा, तो 6 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से 4y बराबर कितना आएगा, 10, प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 में से 6 हो जाएगा तो 4, y से 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। अंतिम में लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा ये जो समीकरण निकाय था
उसका हल है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जब दो चर में रैखिक समीकरण दिए हुए हों तो उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि x या y दोनों में से किसी एक पद को हम बराबर किए हैं। हम y बराबर करना चाहें तो यहाँ y 4y था और यहाँ 2y था, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है ये y हमारा कैंसिल हो रहा है, जोड़ने पर या घटाने पर। तो यहाँ तो पहले से ही एक प्लस और एक माइनस में है तो केवल जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस में ही दोनों रहता, समझ रहे हैं बात, तो जोड़ना ही पड़ता, वहाँ पे घटाने पड़ता, चिन्ह बदलने पड़ेगा। यानी कभी भी अगर चिन्ह सेम है उनके तो हम घटाने पर लिखेंगे, अगर चिन्ह जो है वो विपरीत है बेटा तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ चिन्ह तो देखिए तो ये प्लस माइनस था ना, तो हम क्या लिखे हैं जोड़ने पर। अगर ये दोनों माइनस रहता या दोनों प्लस रहता तब हम लिखते हैं घटाने पर और फिर नीचे चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, उतार लीजिए। और अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक और भी अपने पास प्रश्न है, 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5y बराबर 16। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि इनमें से किसी एक को समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए इनको हम समीकरण 1 मान लिए, और जो दूसरा है 4x - 5y बराबर 16, इनको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब हमें क्या करना रहता है कि या तो x के पदों को बराबर करें या y के पदों को बराबर करें, या x के गुणांक भी उसको आप बोल सकते हैं। तो बेटा यदि हम x बराबर करना चाहें तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। ज़्यादा अगर परेशानी हो कि कितना से हमें गुना करना है तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो 12 करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। समझ में आ रही बात। और यहाँ 12 करने के लिए कितना से गुना करने पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं, 4, तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर अभी दोनों का चिन्ह देखिए प्लस में ही है ना, एक ही चिन्ह है ना, तो घटाने पर गुना कर समीकरण 1 से 2 घटाने पर, या घटाने पर लिख देते हैं डायरेक्ट, आप इतना समझ सकते हैं। घटाने पर देखिए हमने क्या लिखा बेटा कि समीकरण 1 में 4 से गुना करना है, तो 4 से गुना करेंगे तो इनके सभी पदों में 4 से गुना करना होगा। तो आइए 4 से गुना कीजिए, तो ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x - 4 दूनी 8y बराबर 12 चौको 48। समझ रहे बात। दूसरी समीकरण में देखें तो 3 से हमें गुना करना है, तो यहाँ भी ये 12x - 5 में 3 से तो ये 15y बराबर 16 में 3 से तो ये 48। समझ रहे हैं बात। अब क्या करना है बेटा, देखिए जो x के गुणांक आप बराबर किए हैं ये दोनों के चिन्ह बराबर हैं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। कोई चिन्ह नहीं होती है तो प्लस में ही होती है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तब हमें क्या करना है कि घटाना है। घटाने के लिए बेटा चिन्ह हम प्लस में है तो माइनस देते हैं और माइनस है तो प्लस देते हैं और यहाँ प्लस है तो माइनस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए x तो आपका कैंसिल हो रहा है, 12 में से 12 जाएगा तो, और ये 48 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास कितना बचा, -8y + 15y। बीच वाले साइन को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो -8 + 15 कितना हो रहा है, 7y होगा प्लस में, और इधर देखिए 48 में से 48 गया तो 0, तो y बराबर कितना बचा बेटा, 0/7। तो 0 में कोई भी चीज़ से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0, यानी y का मान कितना आया, 0। अब जैसे ही y का मान हमारा आ गया तो हम क्या करेंगे कि या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y के स्थान पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में y बराबर कितना आया बेटा, 0 आया है। y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 कितना है मेरा, 3x - 2y बराबर 12, यही ना समीकरण है।
अब इसमें y के स्थान पर हमको 0 लेना है, तो y के स्थान पर जब हम 0 लेंगे तो देखिए 3x माइनस 2, y के स्थान पर 0 ले लीजिए, अब बराबर 12। तो ये कितना बचा, ये बचा 3x, ये 2 में 0 से गुना तो 0 ही होगा, तो ये तो पूरा 0, तो केवल बचा 3x बराबर 12। यहाँ से x बराबर बेटा 12, अब बटा में 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया 4। तो देखिए x और y का मान हम निकाल चुके हैं विलोपन विधि के द्वारा। यहाँ हमारा जो आंसर है यानी लिख देंगे कि अतः x बराबर 4 और y बराबर 0 जो है वह इस समीकरण का हल है। कुछ इस तरह से उतार लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप विलोपन विधि को अच्छी तरह से सीखे होंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न जो कठिन प्रश्न हैं उन सभी को हम जब एनसीईआरटी के अध्याय बतलाएंगे आपको, जितने भी प्रश्नावली, उन सभी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब अगली वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीख लिया है विलोपन विधि, और पिछली वीडियो में हमने ग्राफीय विधि के द्वारा भी हल करना सीख चुके हैं। टोटल 6 विधि इसमें है। 6 विधि में हम 2 विधि को कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में आपको सारी विधि के बारे में आपको बतला देंगे कि किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किया जाता है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।